हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीजीटी और टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की। देखिए, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी कर रहे हो, अभी तो स्टेट का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया, जहां पर आप कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप भी दिया हुआ है। तो वहां पर जो अकाउंटेंसी है, उनके लिए भी जो ये वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसीलिए आपके लिए भी ये वीडियोस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी अगर एसटेट को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग भी चैनल से क्या करें, जुड़ जाए। ठीक है, तो अभी रिसेंट में हम जो टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंपनी। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जहां पर हमने कुछ बेसिक चीजें कंपनी के बारे में जानी थी और उसके स्टेटमेंट्स के बारे में जानी थी। और लास्ट हमने जो वीडियो किया था वो हमने कंपनी की बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से आइटम्स उनमें इंक्लूडेड किए जाते हैं, किन बातों का हमें ध्यान में रखना होता है, वो सारी जो टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं उनको हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम उसका जो सेकंड पार्ट, हमारे बैलेंस शीट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि वर्टिकली बनती है और उसमें बहुत सारे जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए हमने पूरी बैलेंस शीट को क्या किया, एक पार्ट लाइबिलिटीज में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट किस में डिवाइड कर दिया, एसेट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि ताकि आपको उन्हें लर्न करने और समझने में आसानी हो। तो कल हमने क्या किया था, कल हमने लाइबिलिटीज ऑलरेडी से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एसेट्स पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, कि कृपया करके आपसे निवेदन है, कृपया सभी बच्चे पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टार्टिंग से कैसे चले आ रहे हैं और किन किन आइटम्स का क्या क्या मतलब है। ठीक है, और बाकी जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। चलिए, तो बाकी शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, तो पहला जो हमारा है, बेसिकली एसेट्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, है ना। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपका करंट एसेट्स आएगा। अच्छा, इन्हें इसी ही ऑर्डर में बनाया जाता है। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये जितने भी पांच आइटम्स हैं, ये नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूडेड होते हैं। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारा है, दैट इज करंट एसेट्स में छह पार्ट्स इंक्लूड हैं, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नॉन करंट में पांच हैं और करंट में छह हैं, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स जो है वो चार पार्ट्स में क्लासिफाई है, और इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर, जहां पर आपको पता चलेगा कि फिक्स्ड एसेट्स में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, टैंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इंटेंजिबल में क्या क्या आती है, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आती है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, right, non-current investment, each and everything you have to know that what is it mean, right। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला हेडिंग, और उसका सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, और उसका पहला हेडिंग टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स होता क्या है, टेंजिबल का मतलब होता है दिखाई पड़ना या किसी चीज का स्पर्श होना। जैसे सपोज करो ये पेन है, तो मैं इसको देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, मैं इसको स्पर्श कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये टेंजिबल एसेट हो गया। क्लियर है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप उससे सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, वो क्या है, आपका टेंजिबल एसेट्स है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, टेंजिबल एसेट्स में किन किन आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सभी चीजों को, है ना, इन सभी चीजों, जैसे मशीनरी भी एक चीज होती है, इन सभी चीजों को टेंजिबल एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है इनटेंजिबल एसेट्स।
इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसकी एक्सिस्टेंस होती है। जैसे अधिगम मंत्रा है, तो अधिगम मंत्रा का जो ट्रस्ट है, उसकी जो कंटेंट है, जो आप पढ़ते हो, तो आपको अपनी नॉलेज स्केल होती हुई नहीं दिखती है। भाई जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर दवाई देता है, आप दवाई खाते हो तो क्या वो रिएक्ट करती हुई दिखती है कि आपकी बॉडी पर किस तरह का रिएक्ट कर रही है, वो कैसे ठीक हो रहे हो उस दवाई को खाने से? नहीं ना। तो ऐसे ही जो अधिगम मंत्र है वो एक आपने उसको एक ट्रस्ट के रूप में बिल्ड किया है ना? ट्रस्ट के रूप में क्या कर रहे हो? बिल्ड कर रहे हो। आप वहां से पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेरीज है आप उसको डिस्कस कर रहे हो, और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आपकी बातों को क्या किया जा रहा है? सुना जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपको फैसिलिटीज मिल रही है, और उन फैसिलिटीज को आप गेन करके अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। तो अगर कोई भी चीज हमें हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है तो वो एसेट कहलाती है, ये तो तय है। लेकिन अब वो एसेट्स दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है, वो एक चीज है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, इस बात का आपको अनुमान लगेगा या आप उसे बढ़ता हुआ देख सकते हो? बताइए। आप अपनी नॉलेज को बढ़ता हुआ देख सकते हो या एक अनुमान लगा सकते हो कि भी पहले मेरे को ये टॉपिक नहीं आता था लेकिन अब मेरे पे ये टॉपिक आता है। तो आप क्या कहोगे? सर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले के मुकाबले अब हमारी नॉलेज जो है वो ज्यादा अच्छी हो गई है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि जो अधिगम मंत्र है वो एक इंटेंजिबल एसेट के रूप में काम कर रहा है आपके लिए। क्या? एक इंटेंजिबल एसेट है। बात समझ में आ गई? जिसको हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं हम? गुडविल। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इंटेंजिबल एसेट समझ में आ गया? कोई भी एसेट या कोई भी चीज जो हमारी वैल्यूएशन है ना, या हमारी वैल्यू ऐड करने में हेल्प करती है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। ठीक है ना? लेकिन उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, बस उसको फील कर सकते हैं कि भैया इस रीजन की वजह से हमारी जो प्रोग्रेस है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। बात समझ में आ रहा है? हमारी जो प्रोग्रेस है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। जैसे सपोज करो आपका कोई एक ट्रेडमार्क है या ब्रांड है, तो उसकी वजह से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। अब रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, जब रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा तब आपको पता चलेगा हाँ भाई रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है, ब्रांड वाला जो फैक्टर है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मार्केट में पड़ा है। क्लियर है वाली बात? तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? गुडविल आता है, ब्रांड आता है, ट्रेडमार्क आता है, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, माइनिंग राइट्स आते हैं, ठीक है, मस्टर्ड आते हैं, या पब्लिशिंग टाइटल्स आते हैं। पब्लिशिंग टाइटल जैसे बुक का नाम है ना, तो वो भी क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है। अब ये मत कहना कि सर वो तो दिखाई देता है। वो दिखाई दे रहा है लेकिन वो आपकी जो फर्म है उसका रेवेन्यू जनरेट करने में क्या हेल्प कर रहा है, ये आपको पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। जैसे आपकी दुकान होगी, है ना, तो आपकी दुकान प्रॉफिट अर्न करती है, तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वो बढ़ कैसे रहा है, उसमें आपकी दुकान की क्या भूमिका है, आपके दुकान के नाम की क्या भूमिका है, या आपके दुकान का जो ब्रांड है उसकी क्या भूमिका है, क्या वो पता चल पा रही है? नहीं पता चल पा रही है। तो इसीलिए उसको इंटेंजिबल एसेट्स में ही काउंट किया जाता है। कॉपीराइट, पेटेंट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई भी आईपीआर। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? जैसे सपोज करो आपने कोई एक क्रिएशन किया, जैसे पेटेंट होता है ना, तो पेटेंट भी क्या कहलाता है? एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या रॉयल्टी होती है ना। जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है ना, कॉपीराइट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी, जैसे कॉपीराइट है तो वो कोई भी बुक आप लिख रहे हो, कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हो, है ना, कोई भी चीज वर्ड फॉर्मेट में, और वो आपके माइंड का क्रिएशन है, तो वो क्या कहलाता है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है, जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। क्लियर है? तो उस पर जब हम लीगल राइट्स ले लेते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बन जाते हैं, या सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। अब बात आता है वर्क कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। मेरे बच्चे एक बात सुनो, आपका एक फर्म है, जैसे अधिगम मंत्रा है, तो अधिगम मंत्रा जैसे एक काम कर रहा है, ये अधिगम मंत्रा काम कर रहा है। अब अधिगम मंत्रा में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या हो गए? बढ़ गए। तो बच्चे डिमांड करने लगे कि सर अब आप बहुत पढ़ा लिए, अब आप ग्रो करना शुरू कीजिए।
और इस ग्रो में हम आपकी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है बेटा, कुछ टाइम दो। मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा लिया है। क्या करा लिया है मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा लिया है, लेकिन उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ है। उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक मेरी ये जो एसेट है, कोई भी एसेट हो सकती है, जब तक मेरी ये जो एसेट है ये बन करके तैयार नहीं हो जाती, तब तक मैं इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ही काउंट करूंगा। क्लियर? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? द वर्क विच इज इन द प्रोसेस। ठीक है, जो तैयार हो रहा है या तैयार होने के लिए निकल चुका है या तैयार होने में लगा हुआ है। तो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी ऐसी चीज जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होता है। अब ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई इंटेंजिबल है ना, या जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी तक उस पर काम पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक उस पर काम पूरा नहीं होगा, तब तक आप उस पर कॉपीराइट ले नहीं सकते। तो क्या होगा? ठीक है ना? तो क्या होगा, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे पेटेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक अंडर डेवलपमेंट हो गया, वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी इंटेंजिबल। जैसे कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कोई आसानी से, या कोई केमिकल बना रहा है, या कोई रिएक्शन बना रहा है, कोई एंटीडोट बना रहा है ना? तो उसको उसमें रिसर्च लगेगा, पैसा लगेगा, एडवर्टाइजमेंट लगेगा, बहुत सारी चीजें लगने वाली हैं उसकी उसमें। तो अब बन करके तो वो तैयार नहीं हुए, लेकिन उसका खर्चा हो रहा है। और तो वो क्या कहलाएगी उसके लिए? एसेट ही तो कहलाएगी भाई, बेचने के पर्पज से तो है नहीं, और उस पर कोई ऑब्लिगेशन है नहीं, तो क्या बचा? एसेट बचा। तो वो एसेट है, ये तो तय हो गया। तो जब वो एसेट है ये पता हो गया, तो अब ये सोचो कि क्या हम उसको बेचने के लिए तैयार हैं या नहीं है? तो आप कहोगे नहीं भाई, बेचने के पर्पज से तो हम उसको क्रिएट कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि वो एसेट है। दो दो कारण तो ये हो गए। अच्छा, अब तीसरी चीज जो आपको जाननी है, वो ये जाननी है कि क्या उस एसेट का जो काम है वो पूरा हो गया 100%, या उसमें कुछ बचा हुआ है? अगर वो पूरा हो गया है तो इंटेंजिबल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें काम बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो कहां पर जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्या यहां तक ये सभी बातें आपके समझ में आ गई हैं? क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ट्रस्ट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, जैसे गोल्ड बॉन्ड वगैरह हो गए, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, या पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना, या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास से पैसा जा रहा है इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न गेन करने के लिए। किसके लिए? अच्छा रिटर्न गेन करने के लिए। तो ऐसी सभी एसेट्स को हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वो सभी इन्वेस्टमेंट जिन पर आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो उन एसेट्स को हम क्या कहेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। पहले हमने जो लाइबिलिटीज में पढ़ा था वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो दो तरह की इनकम होती है, एक तो होती है टैक्सेबल इनकम। क्या होती है? एक तो टैक्सेबल इनकम, और एक होती है अकाउंटिंग इनकम। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है और ये अकाउंटिंग इनकम क्या होती है। तो मैं अभी आप लोगों की जो क्वेरी है उसको सोल्व कर देता हूं। क्या था ये? अच्छा, टैक्सेबल इनकम और
अकाउंटिंग इनकम। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम निकलती है जिसमें हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारी टैक्सेबल इनकम निकल करके आती है। टैक्सेबल इनकम पर क्या होती है, जिस पर हम टैक्स पे करते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। अब जैसे सपोज करो मेरे अगर मैं एक छोटी सी जनरल सी बात लेता हूं, मेरा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के क्राइटेरिया है कि भाई 25 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपका टर्न ओवर है तो आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो अकाउंट और मेरे को कितने कितने लाख, 25 लाख मेरे को जो इनकम हुई 20 लाख, तो सॉरी 25 लाख से ऊपर का। इसका मतलब क्या है, अगर 25 लाख तक का आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट हुआ 28 लैक्स का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 28 लैक्स का। तो 25 लैक्स पर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, वो तो एग्जाम्प्टेड है। तो टैक्स किस पर लगेगा, 3 लाख पर। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इनकम क्या हो गई हमारी, बोलो बोलो, अकाउंटिंग इनकम क्या हो गई, 28 लाख, जबकि टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 3 लाख। तो यहां पर यही कह रहा है कि अगर आपका टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ज्यादा है किससे, अकाउंटिंग इनकम से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलेंगे। हालांकि ये तो केवल डेफिनेशन बेस्ड है, तो दोनों की कहानी ध्यान में रखना। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये हमारा लाइबिलिटीज में भी था। ये किसमें था, हमारा लाइबिलिटीज में भी था, है ना, याद है आपको। ये हमारा लाइबिलिटीज में भी था और मैंने आपको बताया था कि वहां पर हमें एडवांस मिल रहा है, यहां पर हम एडवांस पे करेंगे। क्या, यहां पर हम एडवांस पे करेंगे कि भाई आप इतना पैसा ले लो और हमारा ये काम इतने दिन में करके दे दो। तो हमारा जब एडवांस चला गया तो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। तो इसलिए उसको हमेशा लोन्स एंड एडवांसेस में ही काउंट किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन सॉरी हाँ, अदर नॉन करंट एसेट्स क्या क्या हो सकता है, अदर नॉन करंट, ठीक है ना। क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ये हमने पर भी पढ़ा था, ट्रेड पेबल था। ऐसे डेटार्स या ऐसे ट्रेड रिसीवेबल जिनका पेमेंट 12 महीने के बाद रिसीव होगा। कितने महीने के बाद, 12 महीने के बाद रिसीव होगा। ऐसे ऐसे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल में। या इसके अलावा क्या होता है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और लॉस, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और लॉस लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा उसको हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे उसको हम, है ना भाई, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और लॉसेस लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो उसको क्या कर लेंगे, उसको हम अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो ये भी किसमें चला जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में। क्लियर है। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है बच्चे, दैट इज करंट एसेट्स। क्या बचता है हमारा, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स को भी 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल एक चीज आपको है जो ध्यान में रखनी है, और वो ये बात है कि जब भी आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आप करंट के बेसिस पर कर रहे हैं या नॉन करंट के बेसिस पर कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज कंसिडर कर लेंगे। तो अब ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो पहला तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिवेंचर और बॉन्ड्स, पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, अदर करंट इन्वेस्टमेंट। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी जिनकी जो इनकी लाइफ है वो क्या है, वो 1 साल से भी या तो कम है या 1 साल के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए इन्हें करंट इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया गया है। क्लियर है ये वाली कहानी यहां तक। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कहां पर किस पॉइंट पर
क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वरना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी क्वेरीज या कोई भी सजेशंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। ओके, इन्वेंटरीज में क्या क्या शामिल होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, फिनिश्ड गुड्स जो तैयार हो चुका है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो हमने एडिशनल स्टॉक में मेंटेन कर रखा है इमरजेंसी के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस जो मशीन में भी काम चल रहा है, स्टॉक एंड ट्रेड जो स्टॉक हमारा वेयर हाउस में रखा हुआ है, और लूज टूल्स हमारा एक क्या होता है, इन्वेंटरीज होता है। कई बार बच्चों को लगता है कि स्टोर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स जो है वो हमारी इन्वेंटरीज का नहीं बल्कि जो टेंजिबल एसेट्स है उसका पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से कम ही होती है। क्लियर है ये वाली कहानी? इसके बाद आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमने दो चीजों को डिस्कस किया है, जिसमें पहली चीज क्या है, ट्रेड डिटार्स, और दूसरा क्या है, बिल रिसीवेबल। ठीक है। इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये थोड़ा ध्यान से समझना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स क्या होता है? ठीक है, ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक का मतलब होता है कि बैंक क्या करता है, बैंक आपकी जो टोटल अमाउंट होती है ना उसका एक पोर्शन उठा करके रख लेता है एज पर योर इंस्ट्रक्शन। अपनी मर्जी से नहीं रखेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रखेगा। तो वो एक पार्ट क्या करेगा, अपने पास उठा करके रख लेगा, और जब भी आपको उस पार्ट की जरूरत होगी तो बैंक आपको उसे क्या कर देगा, लौटा देगा। उसी चीज को क्या कहा जाता है, ईयर मार्क कहा जाता है, क्योंकि आपका पैसा बैंक में सेफ है, तो इसलिए ये आपके लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। ठीक है। चेक्स, ड्राफ्ट्स, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, अगर कोई नेचर स्पेसिफाई की हुई है। बैलेंसेस विद बैंक, ठीक है, बैंक के साथ कोई भी बैलेंस जो है, या बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 21, सॉरी, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी। ऐसे सभी का एसेट्स जिनकी मेच्योरिटी 12 साल या उससे कम है, उन सभी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अदर नॉन करंट, सॉरी, 12 महीने से कम है, हाँ, 12 महीने के इक्वल या 12 महीने से कम है, तो उन्हें क्या किसमें इंक्लूड किया जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या आता है, एक आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस क्या होते हैं? सब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होते हैं कि जैसे सपोज करो आपने कोई पेमेंट करना है ना, आप अपने कोई ऑर्डर लेना है, तो सामने वाली पार्टी ने क्या करा, सामने वाली पार्टी ने आपको क्या कर दिया, आपको ऑफर कर दिया कि भाई आप इतना एडवांस ले लो और बाकी बाकी का हम पेमेंट के बाद दे देंगे। तो जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो उसे लायबिलिटी बोला जाता है, क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब भी सेम होता है, बस केवल सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहां पर आपको पैसा मिलता नहीं है, यहां पर आप पैसा पार्टी को एडवांस में देते हो, ताकि वो क्या कर सके, क्या कर सके, ताकि वो आपके ऑर्डर को फुलफिल कर सके। ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो वही 12 महीने से कम के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद अदर करंट एसेट्स, क्या क्या चीजें आती हैं? प्रीपेड एक्सपेंस आता है, एक्रूअल टैक्सेस आता है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस टू बी विड्रॉन ऑफ विद ए 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये भी मैं आपको कराना सिखाऊंगा। और आता है एक्रूड इनकम और डिविडेंड रिसीव। तो ये सारे जो आइटम्स हैं, इन सभी आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? तो अभी एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली एक फॉर्मेट है, जहां पर आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी को, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे किसको, एसेट्स को। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, और जो एसेट्स उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है, जिसमें 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जहां पर आपका क्लोजिंग ईयर आ जाता है लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता। तीसरा है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्रिएट करते हो। इसके बाद आता है आपका करंट लाइबिलिटी।
तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका एसेट्स, आ जाओ पर। तो एसेट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में क्या होता है, नॉन करंट को हमने 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है और करंट को हमने 6 पार्ट्स में, जिसमें से पहला फिक्स्ड है, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तीसरा प्रेफर्ड टैक्स एसेट है, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और पांचवा अदर नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स के अंदर आपकी 6 चीजें हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट में है और इन सभी की नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लियर है कि बताइए कौन सा सब हेड है, किसके अंडर में आएगा, कहां पर आएगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, पी&एल में जाएगा या एसेट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, नेचर क्या होता है। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही है। थोड़ा छोटा है, क्योंकि छोटा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को कल पढ़ लिया था, तो कोई बहुत ज्यादा खास चीज नहीं है, सारी चीजें वही है, बस केवल वहां पर लाइबिलिटी थी और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका खुद का पैसा है। तो यहाँ पर आपकी खुद की एसेट है, यहाँ पे आपका खुद का कैपिटल लगा हुआ है। क्लियर है ये वाली बात। अब कल क्या करेंगे, कल मैं आपको एक छोटा सा आउटलुक दे देता हूं, आप हो सके तो पढ़ करके आना इस चीज को, अच्छा रहेगा। तो कल हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, कल हम शेयर कैपिटल, मैं सोच रहा हूं शेयर कैपिटल की अमाउंट को कैसे निकाला जाता है और उसको यहां पर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार इसको हम अगर डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को आंसर करना। तो कल हमारा इसी पर फोकस रहने वाला है। तब तक चैनल को अगर आपने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए। फटाफट से अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो भी ऐसा व्यक्ति जो आपके नॉलेज में आ रहा है कि भाई ये प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आप ये सभी वीडियोस क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। और इतना तो मुझे पता है कि ये वीडियोस आपको कहीं ना किसी तरह से आपको बेनिफिशियरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इस चीज को हमेशा और हर वीडियोस में लगभग बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई मिस प्रिंटिंग हो गई है या मैं किसी चीज को गलत एक्सप्लेन कर दिया है, कई बार होता है फ्लो फ्लो में हो जाता है, हम माइंड में कुछ और चल रहा होता है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। और टेलीग्राम भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और बाकी जिनकी भी पीछे अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो वो एक बार पीछे जितने भी हमारी वीडियोस रहे हैं, लगभग तानी 60 के आसपास तो शायद रहे ही हैं, तो उन सबको आप देखिए ताकि आपका जो एक बेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। ठीक है, बाकी आपके जो नोट्स हैं, रिवीजन है और आपका जो सेल्फ स्टडी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करो, ताकि मुझे तो पता चले कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। जब मुझे नहीं पता चलेगा और इसी के बेसिस पर मुझे पता चलता है, लेकिन अगर ये सारी चीजें मुझे नहीं पता चलेगी तो मेरा जो जहां पर कमी आ रही है वो चीज कैसे इंप्रूव होगी, है ना। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और को वीडियोस कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल जो होता है उसकी अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसे बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल मैनर में इस चीज को समझाया जाएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, कल मिलेंगे। जय हिंद।